नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखित कहानी 720 कदम। अंधेरा कदम कदम गहरा होता जा रहा था। उसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी जो सलेटी रंग की पैंट की तरह अंधेरे के रंग की होकर अब अंधेरे का एक हिस्सा बन गई थी। पर उसके पांव में सफेद कैनवस के बूट थे और सिर्फ उनका ही अलग अस्तित्व बाकी था। वह बराबर उन्हें ही देखे जा रहा था, इस तरह जैसे वह आप एक जगह पर खड़ा हो और उसके पांव बराबर चलते जा रहे हों। और उसे लगा वह अपने पांवों को सिर्फ देख ही नहीं रहा है, उनकी हर हरकत को गिन भी रहा है। उसके होठों पर इस समय 720 कदम की गिनती थी। पांवों के नीचे की पक्की सड़क न जाने कब खत्म हो गई थी और कच्ची सड़क न जाने कब शुरू हो गई थी। शायद घर से निकलते ही उसने हर कदम को गिनना शुरू कर दिया था और इस वक्त उसके होठों पर 720 कदम की गिनती थी। गिनती रुक गई क्योंकि पांवों के आगे रास्ता रुक गया था। सामने और दाएं बाएं सिर्फ पेड़ थे और पांवों के नीचे पेड़ों के बीच में से गुजरती हुई कच्ची पगडंडी भी यहाँ खत्म हो गई थी। वहां पेड़ों के घेरे में एक पुराना बना कुआं था जिसके पास आकर वह कच्ची पगडंडी रुक गई थी। शायद हवा तेज चल रही थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और आपस में टकरा रहे थे, मानो कितनी ही धीमी धीमी आवाजें पत्तों पर बैठी हों। नहीं, मानो कितनी ही आवाजें पेड़ों पर उगी हुई हों। पेड़ों से झड़कर कुछ पत्ते उसके पांवों के पास गिर गए। उसके पांव जैसे हिलने से रह गए हों। पत्ते पांवों के पास गिरकर भी हिल रहे थे, मानो उसके पांवों से कुछ धीरे धीरे कह रहे हों। अपने पांवों की तरफ झुका हुआ उनका सिर और नीचे को झुक गया और पांवों की तरफ से उठती हुई कितनी ही आवाजें उसके कानों से गुजरकर उसके मस्तिष्क में घूमने लगीं। इन आवाजों में एक आवाज किसी एक जानवर के पंखों की तरह उस पर झपट रही थी, पहले गालियों की शक्ल में और फिर उसके शरीर की एक एक हड्डी दुखने लगी, मानो हर हड्डी ने वह पीड़ा बरसों से संभाल कर रखी हुई थी। कानों में मीता के भाई की गालियां जैसे अभी भी कहीं से आ रही थीं। उसने दोनों हथेलियों से दोनों कानों को ढक लिया और फिर सारा ध्यान एकाग्र करके नीता की आवाज सुनने की कोशिश की। लेकिन नीता की आवाज उसके होठों में बंद थी और होंठ उसके खुलते नहीं थे। नीता उससे कितनी बातें किया करती थी, पर उस दिन जब उसके भाई ने उसकी किताब में रखा हुआ सुनील का खत पकड़ा था, तब सुनील को बुलाकर एक कमरे में बंद करके गालियां दी थीं। नीता की आवाज उसके होठों में बंद हो गई थी और फिर उसके भाई ने जख्मी होने की हद तक सुनील को मारा था और नीता की आवाज उसने फिर कभी नहीं सुनी थी। वह शायद हमेशा के लिए उसके होठों में डूब गई थी। आज फिर उसने सारा ध्यान एकाग्र करके एक बार नीता की आवाज सुनने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कहीं नहीं थी। और फिर सुनील के मस्तिष्क में बहुत सी आवाजें जोर जोर से हंसने लगीं। नहीं, ये आवाजें मैले से पानी की तरह लोगों के होठों को फाड़कर होठों में से बह रही थीं, जिनमें उनके थूक भी मिले हुए थे। यह आवाजों का सैलाब सा एक दिन उसकी पीठ के पीछे से आ रहा था और वह पूरा जोर लगाकर उससे बचने के लिए दौड़ रहा था। उसका सांस उसके गले में से फूलता हुआ उसके गले को जैसे घोंट रहा था और उसकी आंखें उसके मुंह पर फैलकर जैसे फटने लगी थीं। उसके हाथ में कागज था जिसके अक्षर हथेली के पसीने से शायद पिघल गए थे और काले रंग की गर्म धार की तरह उसके प्रिंसिपल की आवाज बनकर उसके कानों में पड़ते जाते थे। तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया है, कॉलेज से भी। और हॉस्टल के सब कमरों में जितनी भी आवाजें बंद थीं, वे उन सब कमरों के परनालों की तरह बाहर सड़क पर बहने लगी थीं। वह आगे आगे दौड़ रहा था और आवाजों का एक सैलाब सा उसके पीछे पीछे। कितने बरस हो गए जब वह कॉलेज में पढ़ता था, शायद 5 साल हो गए थे और वे आवाजें जब उसके मस्तिष्क में पड़ी थीं, शायद तब से ही वहीं खड़ी हुई थीं। शायद उसके मस्तिष्क से उतरकर नीचे उसके पांवों के तलवों में जाकर बैठ गई थी। उसे याद नहीं, उसके पांव कभी एक जगह नहीं रुक सकते थे, न टिककर बैठ सकते थे, न चारपाई पर निश्चल सो सकते थे। वह आधी आधी रात को भी कमरे में चलता रहता था, एक दीवार से दूसरी दीवार तक,
फिर दूसरी दीवार से तीसरी दीवार तक, और चौथी दीवार का दरवाजा उसकी माँ रात को रोज बाहर से बंद कर दिया करती थी। आज वे सारी पुरानी आवाजें उसके पांवों में से फिर ऊपर उसके मस्तिष्क में आ गई थीं। आज उसके पांव यहाँ रुक गए थे, निश्चल वहीं रुके हुए थे, पर उसका मस्तिष्क आवाजों के शोर से कांप रहा था, जैसे बहुत सारे लोग दहाड़ दहाड़ कर किसी मकान की छत पर चढ़ जाएं और शहतीरों वाली छत हिलने लगे। एक शोकी था, वह अशोक, जो थोड़ी देर उसकी बाह के साथ बाह मिलाकर उसके साथ चलता रहा था। फिर ना जाने किस समय वह भी उसकी बाह से छिटक कर कहीं चला गया था। नहीं, उसे याद आया, प्रिंसिपल ने हाथ से शोकी को पकड़कर उसकी बाह से अलग किया था और उसे अकेले कमरे की तेज रोशनी में खड़ा करके पूछा था, सच बताओ, तुम कितने दिनों से अशोक को रात के वक्त अपने कमरे में ले जाते रहे हो? उसे याद था, उसने एक रात अशोक को अपने कमरे में बुलाया था। वे कितनी देर पढ़ते वढ़ते रहे थे, फिर एक ही बिस्तर पर सो गए थे और उसको उस रात अशोक का नरम सा शरीर निरा पूरा नीता के शरीर जैसा लगता रहा था। उसने सोए हुए अशोक की बाह कितनी देर अपने गले में डाल कर रखी थी और अपनी हथेली पहले उसके कंधे पर रखी थी, फिर पीठ पर, फिर नीचे कमर पर, फिर टांगों पर। और एक रात और एक रात और कितनी अजीब बात थी कि अशोक की सूरत भी उसको नीता जैसी लगने लगी थी। उसने उस रात पहली बार नीता के होंठ चूमे थे। नहीं नहीं, नीता के नहीं, अशोक के। वैसे तो आधी रात को वह हमेशा आधे कपड़े पहने सोता था, पर प्रिंसिपल ने जब उसे कमरे की तेज रोशनी में खड़ा करके उससे रात वाली बात पूछी, तब उसे पहली बार लगा जैसे उसके शरीर पर से किसी ने सारे कपड़े उतार दिए थे और वह ठंड से और शर्म से कांप उठा था। उसने बोलने की कोशिश की थी, पर उसकी आवाज कांप कर हकलाने लगी थी और उस समय से 5 बरस से हमेशा बोलते समय वह हकला जाती थी। प्रिंसिपल ने उसके हाथ में कागज पकड़ाकर उसको कमरे के बाहर भेज दिया था, पर बाहर उसके हॉस्टल के सारे लड़के रुके हुए पानी की तरह खड़े हुए थे और उसे देखते ही उसके पीछे पीछे पानी के सैलाब की तरह चल दिए थे। वे बहुत जोर से हंस रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आवाजें उसके सारे शरीर से टकरा रही थीं, पर उसके माथे में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। उसके माथे की नसें जैसे फट रही हों। उस दिन और उसके बाद कई दफा वह बैठा बैठा अपने माथे को टटोलने लगता था। उसे लगता था जैसे उसके माथे की एक नस टूटकर उसके माथे से बाहर निकल आई हो। उसका पिता शायद उसे किसी डॉक्टर के पास ले गया था और डॉक्टर ने उसे न जाने लाल रंग की गोलियां खिलाकर कितने दिन बेहोश रखा था कि एक बेहोशी सी फिर उससे हमेशा रहने लगी थी। नहीं, सुनील को एक भूली हुई बात की तरह याद आया कि इस बेहोशी में भी उसका होश कायम रहता था। उस समय जब तरीजा ने उससे कहा था कि वह उसके साथ ब्याह कर लेगी अगर सुनील का पिता अपना मकान सुनील के नाम कर दे। वह बड़ी दूर तक तरीजा के विचार को देख गया था और फिर उसने तरीजा से कहा था, और इसके बाद तुम मुझसे कहोगी कि यह मकान मैं तुम्हारे नाम कर दूं? और तरीजा उसकी हकलाती आवाज पर बहुत देर तक हंसती रही थी और उसने कहा था, हकले बाबा, मैं मकान को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह संभालूंगी, उसे सजाऊंगी, हर बरस उस पर रंग रोगन करवाऊंगी। और सुनील ने कहा था, तुम हमेशा 2 कुत्ते रखती हो, मैं तुम्हारा तीसरा कुत्ता नहीं बन सकता। पर एक अजीब बात थी, उसे याद आया कि जिस डॉक्टर ने उसे लाल गोलियां देकर बेहोश किया था और जिसे वह रोज कई दिन तक देखता रहा था, एक दिन अचानक उस डॉक्टर का मुंह किसी और तरह का मुंह हो गया था। वह कितनी देर हैरान डॉक्टर के मुंह की तरफ देखता रहा था और फिर थोड़े से दिनों के बाद वह डॉक्टर का मुंह, जिसकी एक चौड़ी चपटी सी नाक थी, एक बड़ी लंबी नाक वाला मुंह बन गया था। उसने अपने पिता की मिन्नतें की थी कि अगर उसे उस डॉक्टर के पास न ले जाया जाए तो वह अच्छा हो जाएगा, पर उसके पिता ने उसकी यह बात नहीं मानी थी। उसके पिता ने कहा था कि वह पहला डॉक्टर और था और दूसरा डॉक्टर भी कोई और था और अब जो नया डॉक्टर वह है और है, पर उसे पूरा यकीन था कि वह एक ही डॉक्टर था। विच डॉक्टर जो कुछ दिन बाद अपनी शक्ल बदल लिया करता था?
बिल्कुल इस तरह जैसे वह लाल रंग की गोलियों को कभी हरे रंग की कर दिया करता था और कभी पीले रंग की। और फिर एक दिन उसने आप सुना था कि वह डॉक्टर उसके पिता से कह रहा था कि वह उसे बिजली लगाएगा। वह समझ गया था कि अब डॉक्टर उसको बिजली का करंट लगाकर मार देना चाहता है। वह डॉक्टर के पास से दौड़कर सीधा अपने घर के कमरे में आ गया था और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। माँ ने रोटी पकाकर दरवाजा खटखटाया था, पर उसे पता था अगर वह दरवाजा खोलेगा तो उसका पिता उसे पकड़कर सीधा डॉक्टर के पास ले जाएगा और डॉक्टर उसको बिजली का करंट लगाकर मार देगा। तो उसने दरवाजा नहीं खोला था और सींचों वाली खिड़की में से हाथ निकाल कर माँ से खाना ले लिया था। पर दूसरे दिन माँ कह रही थी कि वह दरवाजा खोल दे तो वह घर के नौकर से उसका कमरा साफ करवा देगी। उसे पता था वे सब दरवाजा खुलवाने के बहाने हैं। और फिर उसके सिगरेट खत्म हो गए थे। उसकी माँ ने उसे सिगरेट मंगवा कर नहीं दिए थे। कहती थी वह दरवाजा खोलेगा तो सिगरेट मिलेंगे। उसने जेब में से पैसे निकालकर सींचों वाली खिड़की में रख दिए थे और नौकर से कहा था कि वह बाजार से सिगरेट ला दे। नौकर पैसे ले गया था लेकिन उसके सिगरेट खरीद कर नहीं लाया था। बेईमान कमीना। उसे ख्याल आया बस एक बात अच्छी है कि उसका गुसलखाना उसके कमरे के साथ लगा हुआ है, जिसका दरवाजा उसके कमरे में है। नहीं तो उसको कमरे का दरवाजा खोलना पड़ता और उसके माता पिता उसे पकड़कर जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले जाते। उसे लगा उसके जहन में जैसे एक पानी का तालाब बना हुआ था जिसमें कितनी ही आवाजें डूबती और गोते से खा रही थीं। कभी कभी कोई आवाज पानी पर तैरती बाहर किनारे पर भी आ जाती थी। सुन्नी बाबू, हे सुन्नी बाबू। वह कांप सा गया। यह काशनी की आवाज कहां से आ रही थी? काशनी रामदास धोबी की लड़की जब आया करती थी उसे बुलाया करती थी, सुन्नी बाबू। और वह अपना नाम हमेशा ठीक करके उसे बताया करता था, सुन्नी बाबू नहीं सुनील बाबू। पर काशनी से आखिरी अक्षर कभी नहीं बोला गया। कहा करती थी वही तो कहती हूँ सुन्नी बाबू। उस दिन उसी काशनी ने सींचों वाली खिड़की के पास खड़े होकर उसे धीरे से आवाज दी थी, सुन्नी बाबू। और अपनी चुन्नी में से सिगरेटों की एक डिब्बी निकालकर उसे पकड़ा दी थी। उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। उसने अपने कोट और अपनी पैंट की जेब को अच्छी तरह टटोला था, पर सिर्फ 25 पैसे निकले थे। पूरी डिब्बी के पैसे नहीं थे, पर काशनी ने वे 25 पैसे भी नहीं लिए। और फिर दूसरे दिन उसने सिगरेटों की एक और डिब्बी लाकर उसे सींचों वाली खिड़की में से पकड़ा दी थी। वह रोज सवेरे इंतजार किया करता था काशनी जब कपड़े प्रेस करके लाएगी। उसकी खिड़की के पास आकर उसे जरूर आवाज देगी, सुन्नी बाबू। और उसे अपना नाम सुनील की जगह सुन्नी बाबू ज्यादा अच्छा लगने लगा था। हाँ, उसने काशनी के कहने से कमरे का दरवाजा एक दिन खोल दिया था और वह कमरे को साफ करके और उसके मैले कपड़े लेकर चली गई थी। और फिर वह दूसरे दिन उसके कपड़े धोकर ले आई थी। उसने गुसल खाने में जाकर जब कपड़े बदले थे, काशनी ने गुसल खाने का दरवाजा खोल कर कहा था, सुनी बाबू तू बहुत सुंदर है। उसके जहन में काशनी के हाथ की कांच की चूड़ियां छन छन करने लगी। वह पांव में चांदी के घुंघरू भी बांधती थी। उसे याद आया कि एक दिन काशनी ने अपने पांवों में मेहंदी लगाई थी और उसे लगा था कि उसके सांवले सांवले पांव 2 कबूतरों की तरह उसके कमरे में आ गए थे। उसने दोनों हाथों से जैसे 2 कबूतरों को पकड़ लिया था और काशनी चुपचाप उसकी चारपाई पर बैठ गई थी। और उस दिन काशनी ने उसके कानों के पास अपना मुंह करके कहा था, सुन्नी बाबू तू बहुत सुंदर है। सुनी बाबू। उसका सारा जहन इस आवाज से भर गया। उसने अपनी हथेली से अपने माथे को छुआ। उसे लग रहा था यह आवाज जैसे उसके माथे में से लहू की धार की तरह अब बाहर की तरफ बह रही थी। फिर उसने हथेली को देखा, पर अंधेरे में अब दिखाई नहीं देता था कि उसकी हथेली पर लहू लगा हुआ है या नहीं। हाँ, उसे याद आया उस दिन उसके बिस्तरे की चादर पर कितना सारा लहू लगा हुआ था। काशनी ने उसके बिस्तरे पर से उठकर बिस्तर की चादर भी उठा ली थी और कहा था कि वह चादर को कल धोकर ला देगी। उसने काशनी से पूछा था कि उसकी चादर पर लहू कहाँ से आ गया था, पर चुन्नी का पल्ला मुंह में डालकर हंसती रही थी
और चादर को गुडमुड़ी कर धोने के लिए अपने साथ ले गई थी। काशनी फिर भी आई थी, फिर वह मर क्यों गई? माँ ने भी बताया था, नौकर ने भी, और बड़ के पेड़ वाली चाय की दुकान वाले ने भी, कि काशनी कुएं में डूबकर मर गई थी। जैसे उलझी हुई गांठें खुलती हैं, सुनील के माथे में कुछ नसें कांप कर हिली। लोग कहते थे कि काशनी का ब्याह नहीं हुआ था, पर वह मां बनने वाली थी। काशनी का बच्चा? पेड़ों के बीज कुछ पट बीजने पड़े हुए थे। सुनील के माथे में से कुछ जागने जलने लगा। काशनी का बच्चा मेरा बच्चा था। काशनी का बच्चा मेरा बच्चा। और वह हैरान था, उसे यह ख्याल कभी पहले क्यों नहीं आया। और सुनील को आज सवेरे वाली बात याद आई। सवेरे उसके घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर कितने ही बच्चे खेल रहे थे। वह कितनी देर तक खेलते हुए बच्चों के पास जाकर खड़ा रहा था। उनमें एक 3 बरस की लड़की थी, सफेद फ्रॉक वाली। सूरज की चढ़ती धूप में वह एक फूल जैसी लग रही थी। सुनील ने उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लिया था। उसके गाल चूम लिए थे, उसका माथा, उसके हाथ, उसके पैर। और फिर कहीं से एक काली मोटी औरत आकर चीखें मारने लगी। शायद उसकी आया थी। फिर कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। घबराहट से उसकी बाहें कांपने लगी थी और लोगों ने उसके चारों तरफ घेरा डालकर उस बच्ची को उसके हाथों से छीन लिया था। उसकी माँ भी आकर रोने लगी थी और उसे बाहां से पकड़कर अंदर कमरे में ले गई थी। और उसके पिता ने कहा था कि कल वे उसे पागल खाने ले जाएंगे। यह शायद, सुनील ने अपने ख्यालों को चीर कर देखा, यह शायद मेरे अचेत मन में पड़ा हुआ मेरे बच्चे का ख्याल था। काशनी जीती रहती तो वह बच्चा भी अब इस जैसा ही होता, सफ़ेद फ्रॉक वाली लड़की जैसा। काशनी मर क्यों गई? और वह कुआं? सुनील के पांवों के नीचे की पगडंडी जिस पुराने कुएं के पास जाकर खत्म हो गई थी, सुनील उस कुएं की तरफ देखने लगा। लोग कहते थे, सुनील को ध्यान आया कि काशनी बारादरी वाले पुराने टूटे हुए कुएं में कूद गई थी। तो क्या यह वही बारादरी वाला पुराना कुआं है या और कोई? सुनील ने चारों तरफ देखा। वहां सिर्फ पेड़ थे और पेड़ों से झड़ते हुए पत्ते। और फिर उसे ध्यान आया कि बारादरी उसके घर के पिछवाड़े पक्की सड़क के पार हुआ करती थी। यह शायद वही सड़क थी और यह शायद वही बारादरी वाला कुआं था। कुछ पल के लिए जैसे उसके ज़हन में सारी नसें सुकून के साथ सो गईं। उसे लगा वह इतने समय से जो बेचैन कमरे में चलता रहता था, वह असल में बारादरी के कुएं वाला रास्ता खोजता रहता था। और वह रास्ता कितना पास था? बस 720 कदम। आज उसने सारे कदम गिने थे, पूरे 720। और वह हैरान था कि वह पहले यहाँ क्यों नहीं आया। तभी तो रोज रात को बाहर की दीवार की तरफ से कोई आवाज आया करती थी। पता नहीं चलता था किसकी आवाज है, पर आज मैंने उसे पहचान लिया है। रोज मुझे काशनी बुलाती थी, सुन्नी बाबू। और उसने आगे बढ़कर कुएं में झांका। कुएं में से काशनी के हाथों की कांच की चूड़ियां छन छन कर उठीं। उसने जोर से आवाज दी, काशनी। कई बरस के बाद यह पहला दिन था जब उसकी आवाज हकलाई नहीं थी। उसे आप ही हंसी आ गई और एक अजीब सा सुकून, जैसे वह बहुत समय बाद अपने घर आया हो और उसके घर पर उसकी बीवी और उसका बच्चा उसकी राह देख रहे हों। उसने दोनों बाहें काशनी की ओर फैला दी। आसपास के पेड़ों ने एक इंसानी चीख जैसी हंसी सुनी और अपने पत्तों की तरह कांपने लगे। तो ये तो थी कहानी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।